हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और पतिदेव आ चुके हैं घर पे और मैं थोड़े से चाय पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने बाल धुले थे, बाय द वे थोड़े मेरे बाल गीले हैं, बट किचन में काम करना है तो बाल बांधने पड़ेंगे। ऑल्सो आज मैंने वो वाली वीडियो अपलोड कर दी है जो आप सब मेरे से बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हो कि मेरे सास ससुर किधर है। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे येस, थम्स अप कुछ तो बता देना कि आपने देख ली है। और नहीं देखी है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप देख लेना। भाई इतना ज़्यादा ये सवाल मुझसे पूछा गया है ना, तो मैंने बहुत सोचा कि मैं आंसर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि आंसर करने का मतलब है कि वापस फिर से और सवाल आएंगे और फिर नहीं भी आंसर कर रही हूँ तो भी सवाल तो आ ही रहे हैं। तो आई थॉट कि यार इसमें क्या छुपाना, मैं शेयर कर देती हूँ, तो देख लेना आप। तो मैंने झटपट से जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या, ये हम मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादा सब्ज़ी, कम कम बेसन हो, सरसों के तेल में फ्राई हो, साथ में हरी चटनी हो, तो मज़ा ही आ जाता है। मैंने फटाफट से एक छोटा सा गोभी का फूल रखा हुआ था, वो और बाकी और सब चीज़ें काट करके पकौड़े छान लिए। एंड क्या डिलीशियस लगते हैं यार। और ये मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैंने ब्लिंकिट का ऑर्डर डाल दिया है। थोड़ा बहुत सामान मैंने मंगाया है, एक बार वो आ जाए फिर मैं शुरू करती हूँ ब्रेकफास्ट बनाना। मैंने बैग तो कलेक्ट किया, उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैं अपने फ़ोन से ना टैली कर लेती हूँ कि मैंने कितना कितना क्या क्या मंगाया है, क्योंकि फिर एक आधी चीज़ बीच में मिस हो जाए। समझिए आपने 7-8 आर्टिकल मंगाए हैं और सिर्फ 6-7 ही रिसीव हुए हैं, तो एक का ना एकदम से पता नहीं चलता कि कहाँ मिस हो गया। तो मैं बस सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, एक्सपायरी चेक करती हूँ। एंड स्पेशली सब्जियाँ वगैरह होती हैं ना, तो उनकी कंडीशन, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ना ब्लिंकिट से अच्छी नहीं आती। जो मुझे बहुत ज़रूरी होती है वो मैं मंगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं मंगाती। जैसे कि आज का ये मशरूम ही बहुत ख़राब आया था, बाकी सब अच्छा था। एंड करी पत्ता भी मैंने मंगाया है, क्योंकि मेरा प्लांट जो है उसको निकाल दिया है, वो सूख रहा था, तो अब करी पत्ता नहीं है घर में, इसलिए अभी मैं मंगा ही लेती हूँ। तो मैंने जो मशरूम है ब्रेकफास्ट के हिसाब से मंगाया था, कुछ प्लान किया था, बट देन वो ठीक नहीं निकला, तो उसके लिए मैंने एस्केलेट कर दिया था। एंड वो इतना ख़राब था कि उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। फ़ोटो वीडियो शेयर करी थी ना मैंने, मुझे लेकिन रिफ़ंड दे दिया। और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ऑमलेट। आज थोड़ा सा फ्रेंच स्टाइल का ऑमलेट बना रही हूँ। तो मैंने एग लिया है, इसमें पेपर डाला है, पिज़्ज़ा की सीजनिंग डाली है, सिर्फ ऑरिगेनो भी आप डाल सकते हो, बट पिज़्ज़ा सीजनिंग में और भी हर्ब्स होते हैं, थोड़ा गार्लिक भी रहता है, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। सॉल्ट डाला है स्वाद के हिसाब से, थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून जैसा मैंने मिल्क डाला है इसमें, और साथ में मैंने ऐड किया है बटर, ऐसे ही काट के, मेल्ट करके नहीं, ऐसा ही सॉफ्ट बटर छोटे छोटे चंक करके ऐड कर दिया है। देन मैंने इसको पोर कर दिया एक पैन के अंदर, और इसको इस तरह से ना लेयर्स देंगे, इसे साइड साइड से अंदर की तरफ टक इन करेंगे, और फिर उसके बाद जो गीला है मिक्सचर एग का, वो अपने आप स्पेस ले लेगा और वो फिर पक जाएगा। तो फिर इसे वापस अंदर की तरफ कीजिए। रफल्स जैसे लेयर्स जैसे आपको क्रिएट करने हैं तब तक, जब तक कि सारा जो लिक्विड है वो हम यूज़ कर चुके हों और फर्दर एग बहकर साइड में ना आए। इसके बाद आप एक तरफ से इसे लिफ्ट कीजिएगा और इसको फोल्ड कर दीजिएगा, एंड देन फोल्ड ही करना है आपको, इसे लॉक करना है। मेरे वाले में फिर भी थोड़ा कलर आ गया, ये थोड़ा सा वाइट रहेगा ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है।
फ्लफ़ी क्रीमी एंड वाइट ये बनता है। पर मेरे घर में ना सबको ये होगा कि अरे थोड़ा रॉ है, इसमें तो कलर ही नहीं है। मतलब फुलके भी मेरे यहाँ ज़्यादा कलर वाले बनाए जाते हैं, थोड़े वाइट वाइट पूरी हो या रोटी हो ना, तो वो सबको ऐसा लगता है कि अच्छी तरह से कुक नहीं है। तो हल्का सा ब्राउन ये हो गया है। सानवी खुशी के लिए वही था। मेरे लिए मैंने ले लिया एक खजूर, थोड़ा सा चाय एंड टोस्ट। स्टोरी टाइम। आज सुबह मैं जब लॉन्ड्री करने के लिए गई, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए मैंने डाले, लोड किया एज़ यूजुअल और प्रोग्राम सेलेक्ट किया। तो जो वॉशिंग मशीन है मेरी सैमसंग की है बाय द वे, और इसके अंदर 7-8 पहले से ही मतलब प्री लोडेड प्रोग्राम्स हैं। तो उसमें से कोई भी मैं सेलेक्ट करती हूँ तब भी मैं अपने हिसाब से उसका जो स्पिन एंड रिंस एंड वॉश है ना, एंड वाटर लेवल वगैरह थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ, डिपेंड्स कि लोड कितना है एंड ऑल दैट। तो आज भी मैं वही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी भी तरह से मुझे वाटर लेवल या वॉश साइकिल का टाइम एंड रिंस वो सब सेलेक्ट ही नहीं करने दे रहा था। तो मुझे लगा कि शायद इस प्रोग्राम के साथ गड़बड़ है। तो उसके बाद फिर मैंने सारे ही प्रोग्राम मतलब प्रेस कर करके और ये वॉश रिंस एंड वाटर लेवल सब चेक करने की कोशिश करी, बट वॉश रिंस एंड वाटर लेवल किसी भी तरह ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा था। जो प्री लोड प्रोग्राम में जितना आ रहा था, लाइक ये 2 बार है, ये 4 बार है, तो इतना ही आएगा। मैं दूसरा प्रोग्राम सिलेक्ट करूँगी तो फॉर एग्जांपल इसमें ये 4 बार है और ये 2 बार है, तो इतना आ रहा है। लेकिन जब मैं इनको प्लस या माइनस कर रही हूँ, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो नहीं हो रहा था। एंड मुझे लगा सुबह सुबह वॉशिंग मशीन का खर्चा आ गया, कोई है दरवाजे पे, 1 मिनट। और वॉशिंग मशीन एक ऐसी चीज़ है जो अगर ख़राब हो जाए तो फिर लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट होता है, लाइक डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मुझसे तो हाथ से बिल्कुल भी नहीं धुलेंगे, मैं नीचे अभी स्क्वाट पोजीशन में तो बैठ ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने तुरंत 1 मिनट का समय गवाए बगैर मैंने कॉल किया। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से उस नंबर पे कॉल करके जो मेरी सर्विस है वो बुक करा देती हूँ, सो दैट कल भैया आ जाए। आज के आज तो नहीं आते हैं वो लोग, नेक्स्ट डे वो आ जाए और हो जाए, और मुझे बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ड्री पाइल अप ना हो, बहुत ज़्यादा हैसल ना हो। और वो कभी मेरे पास मैकेनिक भैया आए होंगे तो समहाउ वो नंबर मेरे पास सेव्ड रह गया। मैंने फिर वहाँ कॉल किया, मैंने उनको बोला कि सैमसंग, तो ही सेड येस। मैंने बोला कि मुझे एक कंप्लेंट बुक करानी है। यूजुअली जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उनका नंबर मैं सेव कर लेती हूँ। तो अगर छोटा मोटा काम है, हाँ, उनके विजिटिंग चार्जेस और सर्विस का इंक्लूसिव पेमेंट करके, बट काम जल्दी हो जाता है। सेम हैपन विद माई जो हॉप टॉप है ना, वो भी उसकी एक बार सफाई कर रहे थे, तो उसको अभी काफ़ी वक्त हो चुका है, 2-4 साल तो हो चुके हैं। तो उसके अंदर का जो गैस्केट था ना, वो एकदम ही ब्रिटल हो गया था, तो वो मतलब टच करते ही टूट गया। तो अब वो पूरा खुला रखा था, अब मैं क्या करती। तो मेरे पास उसका भी कोइंसिडेंटली नंबर सेव था, तो मैंने कॉल किया, मैंने भैया को बोला, और उन्होंने पार्ट ला करके 2 घंटे में वो भैया आ भी गए, पार्ट ला करके चेंज भी कर दिया, और जो भी उनका चार्जेस रहे पार्ट का भी और सर्विस का भी एंड ऑल दैट वो मैंने पे कर दिया। तो
थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मेरे पास वो सैमसंग वाले भैया का नंबर था, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप ये करो। उन्होंने मुझे थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग करवाई एंड ही सेड कि 99% ये अभी ठीक हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर आप कस्टमर केयर में कॉल कर देना और फिर जैसा स्लॉट मिलेगा उसके हिसाब से कोई ना कोई आ जाएगा। तो मैंने वो ट्रबल शूटिंग करी एंड मशीन एकदम ठीक हो गई। वो जो इशू हो रहा था डिस्प्ले का वो चला गया। तो आई वाज लाइक, मैं इतनी ज़्यादा वो ह्यूमैनिटी में फेथ इस्टेब्लिश हो जाता है ना, वो वाली बात थी। आजकल कौन किसकी हेल्प करता है, एंड उन्होंने मुझे मेरा हैसल ही ख़त्म कर दिया। ऊपर से थोड़ा बहुत खर्चा होता अगर मैं इंजीनियर विज़िट करवाती, टेक्नीशियन विज़िट करवाती, तो वो पैसा भी बच गया। ऑन द कंट्रेरी कुछ वक्त पहले मैंने जो मेरा डिश वॉशर है ना, मेरे पास बॉश का डिश वॉशर है, तो उसकी क्योंकि बहुत वक्त से ऐसा हो रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, उसके बाद फिर मैं सर्जरी में भी थी, तो बहुत दिन हो गए थे कि वो ठीक से अंदर से क्लीन नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मुझे एक बार इसे प्रोफेशनली क्लीन करवा लेना चाहिए। वो मैं हर चीज़ के साथ करवाती हूँ, आप भी करवाते होंगे, नहीं करवाते हैं तो ज़रूर करवाना चाहिए। आपके जो अप्लायंसेस होते हैं ना, उन्हें प्रोफेशनली एक बार क्लीन करवा लीजिए, चाहे 6 महीने में, चाहे साल में एक बार। और उसके बाद जितनी क्लीनिंग आप करते हो ना, तो उससे वो अच्छा मेंटेन रहता है। तो मैंने सोचा कि मैंने आज तक ये जो मेरा डिश वॉशर है इसको मैं अपने आप से ही क्लीन करती हूँ, एक बार इसको प्रोफेशनली भी क्लीन करवा लेती हूँ। कॉल किया, एक सर्विस बुक करी और फिर वो भैया आए। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है डिश वॉशर के विजिटिंग जो होती है ना, एंड उसमें वो विजिटिंग में GST एंड एवरीथिंग लगा के समझो 650 रुपया था। मुझे 800 रुपये के ऊपर पड़ा उनका, सिर्फ आना। ऊपर नीचे जो फैंस होते हैं ना, ब्लेड्स, वो निकाले, उसको चेक करा कि वो क्लॉग तो नहीं है। वो क्लॉग नहीं था क्योंकि वो मैं क्लीन करती हूँ। उसके बाद उन्होंने डिश वॉशर आगे निकाल करके पीछे से चेक करा कि वहाँ कुछ इशू तो नहीं है। हाँ, वो मैं नहीं करती हूँ, पर पीछे भी कोई इशू नहीं निकला। और वो लाइक 15-20 मिनट्स में तो ही वॉज फ्री। एंड देन ही आस्क्ड फॉर मनी एंड आई वाज लाइक कि हो गया भैया? तो ही वाज लाइक कि हाँ हो गया। मैंने कहा आपने इसको डी स्केल नहीं करा, और लाइक हाउ कम 15 मिनट में सर्विस हो गया, वो भी पूरा का पूरा? तो ही वाज लाइक कि आपको डी स्केल करवाना है तो उसका 800-900 रुपया अलग से लगेगा एंड दिस एंड दैट। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया एंड काफ़ी ज़्यादा बातचीत और डिबेट के बाद मुझे पता चला कि इतना ही वो लोग करते हैं, इससे ज़्यादा क्लीन नहीं करेंगे। तो इससे ज़्यादा क्लीन तो डिश वॉशर को मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझे उस दिन इतना चीटेड फील हुआ कि मैं सोच रही थी वो पता नहीं कितनी अच्छी तरह से अंदर से साफ़ करके चले जाएंगे, बट ही यूज्ड नथिंग्स। मतलब पूरा प्रोसेस जहाँ भी उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत क्लीन किया, सिर्फ पानी से क्लीन किया। अंदर जो फ़िल्टर वगैरह है, जैसे उस पर हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाटर है ना, तो सॉल्ट जम जाता है, तो वो सॉल्ट वगैरह भी उन्होंने नहीं हटाया। लाइक ही वाज क्लीनिंग विद वाटर एंड ओनली वाटर। अब वाटर से कितना साफ़ होता है, इसको नॉर्मल भी साफ़ करने के लिए अलग से इसका डीस्केलर वो आता है सोल्यूशन। तो आई फेल्ट सो चीटेड। तो मैं वही आपको बता रही थी, एक तरफ ये वाले भैया, इन्होंने मुझे कितना ज़्यादा हेल्प किया। वो उनको ज़रूरत नहीं थी मुझे इतना हेल्प करने की, क्योंकि वो नहीं हेल्प करते तो मुझे फिर बुलाना ही पड़ता टेक्नीशियन। द कंट्रेरी, ये वाले टेक्नीशियन का मैंने आने का भी चार्जेस पे किया, उनकी सर्विसेज का भी चार्जेस पे किया, स्टिल ही डिड नथिंग। कभी ऐसी छोटी छोटी हरकतों से आपका दिल बहुत खुश हो जाता है और कभी कभी ऐसी ही हरकतों से दिमाग एकदम ख़राब भी हो जाता है। एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको, मैंने कल है ना, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, जो आपका कबर्ड, वार्डरोब, किचन, पेंट्री, हर चीज़ को प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कल मैंने एक ऐसे ही कंपनी से, एंटिटी से कांटेक्ट किया। तो उनका मुझे 2 ही मिनट में फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे पूछा कि आपने इंक्वायरी डाला था। तो मैंने कहा हाँ, मुझे एक्चुअली ऑर्गेनाइज करवाना है। मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जब हम यहाँ से शिफ्ट होंगे तो बिगिनिंग से ही पूरा सॉर्टिंग एंड एवरीथिंग करके अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज एक बार हो जाएगा तो वो उसी तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा। एंड दूसरी बात यह है कि हम लोग बहुत क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, वी होम मेकर्स एवरीडे बेसिस पे करते ही हैं, लेकिन प्रोफेशनल किस लेवल का करता है वो थोड़ा मुझे इंटरेस्ट था समझने में, कि मैं थोड़ा उनका काम करने का तरीका समझ लूँ तो थोड़ा मुझे भी हेल्प मिल जाएगी करके। तो शी सेड कि हम लोग एक्चुअली वडोदरा में बेस्ड नहीं हैं और हम लोग नोएडा एंड देयर एंड हेयर एंड देयर हैं, तो पर हम लोग पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी देर बात करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा स्क्वायर फीट, दिस दैट एवरीथिंग, एंड उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा लाइक हाउ डू यू वर्क, हाउ डू यू चार्ज एंड एवरीथिंग। तो शी सेड कि वो लोग पर डे का चार्ज करते हैं। एंड कैन यू बिलीव, अभी आप वीडियो यहाँ पॉज करके ना
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि ऐसे लोग एक दिन का कितना चार्ज करते होंगे। अगर आपने सर्विसेज लिए हैं तो आपको तो आइडिया होगा, लेकिन मेरे जैसे लोग जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र की सर्विस नहीं ली है, आप लोग प्लीज़ आपका ओपिनियन अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में पर डे वो लोग कितना चार्ज करते होंगे। तो उन्होंने मुझको बोला दैट दे चार्ज 35,000 रुपीज़ पर डे, और एक दिन में तो काम होगा नहीं, कम से कम 3 दिन, मिनिमम 3 डेज़ तो लगेंगे ही, ये 4 5 6 दिन भी हो सकता है। 35,000 पर डे, तो इतना भी मतलब मेरा तो ये सुनकर दिमाग घूम गया। 35,000 इज़ टू मच मनी। पर मैंने सोचा कि हाँ, वो लोग प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्टीज़ है, और वो लोग ऑर्गेनाइजर्स भी शायद प्रोवाइड कराते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। पर मुझे लगा कि शायद वो सब मिला करके, और 3-4 बंदे आएंगे, चीज़ें निकालेंगे, वापस रखेंगे, एक बार को चलो समझ लेते हैं कि हाँ चलो 35,000 पर डे लग सकता है। उसके बाद शी सेड कि हमारी जो टीम है वो आएगी चेन्नई से, तो आपको पूरी टीम का आने का और जाने का टिकट भी कराना होगा, और जो भी सामान वो लोग लेकर आएंगे उसके लॉजिस्टिक्स के चार्जेस भी आप ही को बियर करने होंगे। लाइक आप समझ रहे हो, 2 वार्डरोब, यानी दो बेडरूम होंगे, उनमें 2 वार्डरोब होगी और एक किचन और एक पैंट्री। ये मुझको वो उनके हिसाब के उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1.5 लाख के ऊपर पड़ने वाला है। लाइक हम लोग जो हम होम मेकर्स होते हैं, एवरीडे बेसिस पे कितना काम करते हैं, सुबह दोपहर शाम, मतलब सुबह से जब उठते हैं तो सुबह दोपहर शाम का खाना बनता है। वो अगर आप कुक भी घर में रखते हो तो वो लोग 5-7 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं, एंड फिर भी उस हिसाब से, उस क्लीनिंग से, उस डिवोशन के हिसाब से तो नहीं बनाएंगे ना, आपको उन्हें फिर भी सुपरवाइज़ करना पड़ेगा, सब्ज़ी वगैरह सब प्रोवाइड करानी पड़ेगी। हम लोग खुद ही प्लान करते हैं क्या सब्ज़ी लानी है, क्या मील प्रेप होगा, क्या मील प्लानिंग होगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बने, टिफ़िन में बच्चों के क्या जाएगा, एंड पूरा दिन हम लोग काम करते हैं। अगर इसके चार्जेस लिए जाएँ तो ये शायद 10-15 हज़ार रुपये से ऊपर का काम है। दूसरा, हम लोग सारे घर को कैसे क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसके लिए वो लोग 35,000 अ डे। बाय गॉड, एक लेडी घर में जितना काम करती है, मुझे लगता है अगर गिनने बैठे ना, ये सफाई, डस्टिंग, बच्चों को देखना, घर का सारा दिन ध्यान रखना, खाना पीना, दिस दैट, शायद 50,000 पर डे पे होना चाहिए होम मेकर्स को। जितना काम एक दिन में एक होम मेकर, मतलब अपने छोटे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस है वहाँ तक भी पहुँचाना, स्कूल की बस तक पहुँचाना, वहाँ से लेकर आना, ट्यूशन पढ़ाना, मैंने भी किया है ट्यूशन पढ़ाना अपने बच्चों को। अब तो वो बड़े हो गया, मैं चांस नहीं लेती, बोर्ड क्लास है उनकी। पर कितना काम, तो मैं बोल रही हूँ कि 50,000 रुपये पर डे भी मुझे लगता है फिर तो कम है एक गृहिणी की पर डे की सैलरी के हिसाब से। जितना टाइम, डिवोशन, लव एंड डेडिकेशन वो एक दिन में अपने घर को देती है। डू यू अग्री और नॉट? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मेरा पेपर ग्राइंडर ऑलमोस्ट खाली हो रहा था, तो मैंने इसको क्लीन कर लिया है। इसका एक ग्लास वाला पोर्शन है, इसको तो फिर भी धोया जा सकता है, पर जो इसका टॉप का जो पोर्शन है ना, जिसमें मोटर होती है, उसको ऐसे ही ड्राई ही क्लीन करना होता है। एंड ये इतना अच्छा अप्लायंस है, बहुत ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है, लेकिन फ्रेशली ग्राउंड पेपर के लिए आई रिलाई ऑन इट। और ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था, ब्रांड इज़ अगारो। मैं इसके अंदर फिर से और फ्रेश पेपरकॉर्न्स भर रही हूँ, सो दैट ये हैंडी रहे यूज़ के लिए। और इसको तो मैं तो यूज़ करती हूँ एवरीडे, क्योंकि मैं सब्ज़ी में भी थोड़ी सी अभी जो ब्लैक पेपर है वो ऐड कर ही देती हूँ। बट ये इतना आसान है ना यूज़ करना, तो सानवी खुशी भी अपने जो हिट एंड ट्राई करते रहते हैं अपने रेसिपीज़ में, वो यूज़ कर लेते हैं। मेरा दिल आ रहा था कि मैं डिनर में आज बनाऊंगी रसम। तो रसम के लिए रसम का एक मसाला भी बनाना होता है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी सब कुछ एक साथ ही टमाटर के साथ करके भी बना सकते हो, बट उसमें है ना, मैंने मतलब लास्ट टाइम बनाया था तो उसमें ना चंक से आ रहे थे जो सब लोगों को बहुत अच्छे नहीं लगे। तो आई थॉट मैं इसका एक अलग से पाउडर बना लेती हूँ, तो उससे फिर है ना इतना ज़्यादा दरदरा सा बिट्स नहीं रहेंगे रसम के अंदर। वैसे रसम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो
अल्टीमेट लगता है, मेरा दी मोस्ट फेवरेट आइटम है साउथ इंडियन क्विजीन से। लेकिन वही उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मोटे मोटे से पड़े हुए मसाले के चंक्स होते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत अच्छा रसम पाउडर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ट्राई करना, बहुत मज़ेदार इससे रसम बनता है। तो मैंने लिया है यहाँ पे मिर्चियाँ, ये बहुत तीखी नहीं है और सिर्फ कलर की भी नहीं है, मीडियम स्पाइसी एंड कलर भी देंगी। साथ में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा धनिया और अरहर की दाल इसमें जाएगी, तुअर दाल। और इसके बाद इस चीज़ों को आपको रोस्ट करना है। वैसे आप सब कुछ एक साथ डाल के भी रोस्ट कर सकते हो। थोड़े से इसमें ब्लैक पेपर कॉर्न्स मैंने ऐड किए हैं, मतलब बैलेंस में कि मिर्ची में कितना स्पाइसी होगा उस हिसाब से आप काली मिर्ची ऐड करना। फिर मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर ज़ीरा, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रखी है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा भूनती जाऊंगी। और जो तुअर दाल है ना, उस पे कलर आने तक इसको भूनना है। इसमें जाएगा करी पत्ता भी, तो करी पत्ता मैंने क्लीन करके साफ़ करके रख दिया था। और इतनी क्वांटिटी के लिए 3 लीफ मैं इसमें तोड़ करके ऐड कर रही हूँ। और ये भी रोस्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो पाउडर में अलग से नहीं पड़ी रहेंगे, आराम से सारा कुछ चीज़ें धीमी आंच पे आप एकदम सेक लेना, ये जल्दी जल्दी सिकता है। बस ध्यान देना कि आपकी जो दाल है ना, उस पर थोड़ा थोड़ा सा कलर आए, फिर आप गैस बंद कर सकते हो। टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा सा हींग पाउडर मैंने इसमें मिलाया था एंड ऐसा इसको रोस्ट कर लिया है। अभी इसको रख देंगे साइड में, ये ठंडा हो जाएगा तब इसका पाउडर बनाऊंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर पीसते वक्त मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, नमक वगैरह इसमें नहीं ऐड होता, तो मैंने नहीं ऐड किया है। मैं बस इसको पीस लूँगी और इसको ना बाद में छानने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे हल्का कोर्स रख सकते हो, कैसा टेक्सचर आपको रसम में अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप चाहें तो फिर थोड़ा फ़ाइन भी कर सकते हो। मैंने टूवर्ड्स थोड़ा सा फ़ाइन ही कर लिया, एकदम फ़ाइन नहीं किया है पर एकदम कोर्स भी नहीं किया है। और इसको है ना छानने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इसको निकाल लीजिए एक साफ़ सुथरे सूखे से जार के अंदर, ये 2 महीने तक अच्छा रहेगा। एंड इसको आप फ्रिज में या ठंडी जगह पे, ड्राई जगह पे स्टोर कीजिएगा तो ये अच्छा रहेगा। लगभग 2 हफ्ते तक, 2 महीने तक ये चल जाएगा। इसके बाद आज शाम के लिए मेरा प्लान था कुछ इंटरेस्टिंग बनाने का। वैसे मैं बताऊँ, मेरा ना मन हो रहा था गुलगुले खाने का। हमारे यहाँ सावन में, बारिश के मौसम में गुलगुले खाए जाते हैं और कोई भी छोटे बड़ा ओकेजन होता है ना, तो गुलगुले बनाना मतलब शुभ जैसा माना जाता है। तो मम्मी तो कई बार बना लेती थी, आई रियलाइज़ कि मैंने तो एक बार भी नहीं बनाया। मैं डीमार्ट गई थी तो गुड़ लेकर आई थी, गुड़ मेरा ख़त्म हो रखा था, तो आज मैंने इसको तोड़ करके भर दिया है जार के अंदर। एंड फिर मेरा मन भी हो रहा था ना और सामने गुड़ भी था, तो मैंने सोचा चलो मैं आज गुलगुले ज़रूर बनाऊंगी।
और गुड़ के गुलगुले बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत लोग चीनी भी डाल देते हैं पर उससे ना मज़ा नहीं आता। एक बहुत सुंदर सा कलर भी देता है गुड़ और बहुत ही यमी सा एकदम अर्दी सा टेस्ट भी आता है। तो मैंने गुड़ ले लिया है, इसके अंदर पानी डाल करके मैं इसको रखूँगी पकने के लिए। एक्चुअली पानी में गुड़ को घोलना है, तो आप चाहें तो सिर्फ पानी में गुड़ को डाल करके ऐसे ही रख दीजिए, ठंडे पानी में ही। आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में वो घुल ही जाएगा। प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए पानी को थोड़ा गर्म कर लीजिए तो जल्दी से घुल जाएगा। फिर मैंने यहाँ लिया है गेहूं का आटा और इसके अंदर मैंने ऐड किया है सौंफ। सौंफ बहुत अच्छा टेस्ट देती है। आपको थोड़ा और क्रिस्पी चाहिए ये तो ज़रा सी सूजी भी मिला सकते हो, मैं सूजी नहीं मिला रही हूँ। मैंने ज़रा सा इसके अंदर नमक ऐड किया है। मीठे की मिठास को नमक इन्हांस कर देता है। और उसके बाद ये जो चाशनी बनाई थी, चाशनी नहीं है, जस्ट गुड़ पिघलना चाहिए पानी में। तो ये जो एक जैगरी सॉल्यूशन जैसा है ना, जैगरी वाटर, ये मैंने छान करके ले लिया है। गुड़ में कभी कभी गंदगी भी निकलती है। और इसके बाद इस तरह का ड्रॉपेबल कंसिस्टेंसी वाला एक बैटर बना लीजिए। इसको 10 मिनट रेस्ट कराएंगे तो अच्छा है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी बनाना शुरू कर सकते हो। तो इसको तो मैंने रख दिया था रेस्ट करने के लिए। आलू उबालने चढ़ाए थे, वो उबल चुके थे। और एक बहुत ही डिफरेंट सी एंड बहुत टेस्टी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा स्नैक के जैसा ये बनेगा एंड क्रिस्पी होता है तो गरम गरम खाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं और इनको मैश कर लिया है अच्छी तरह से। इसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची और धनिया कटा हुआ। और इसके बाद इसके अंदर थोड़े से मसाले जाएंगे तो मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। आप सिर्फ लाल मिर्ची का पाउडर भी डालेंगे तो चलेगा। चिली फ्लेक्स से ना थोड़ा सा ऐसा लगता है लाइक प्रोफेशनल सा लुक आता है, जैसे बाहर मिलती है ना चीज़ें। तो बस वही ब्यूटी ऐड करने के लिए। देन मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाएगा गरम मसाला, स्वाद के हिसाब से आप ऐड कर लेना। नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर मैंने ऐड ही कर दिया है क्योंकि चिली फ्लेक्स से उतना स्पाइसी वाला वो नहीं आता है। देन ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर थोड़ा सा आमचूर पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट देता है आमचूर इसमें। देन मिक्स इट वेल। और मैंने गार्लिक पाउडर मिलाया है क्योंकि मैंने मंगाया ही था। आप चाहें तो 1-2 गार्लिक को ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। और आपको नहीं पसंद है, आप नहीं खाते हो, तो गार्लिक को कम्प्लीटली आप ओमिट भी कर सकते हो। देन इसके लिए एक बैटर जैसा बनाना है, मतलब एक स्लरी जैसी बनानी है। तो वो देखो मैं बना रही हूँ मैदा की। आप एग खाते हो ना, तो आप एग ले लेना मैदा की जगह। और उसके अंदर फिर जैसे मैंने मिलाया है सॉल्ट, सोया सॉस एंड वाटर, तो यही चीज़ें आप एग में मिला लेना क्योंकि ये थोड़ा सा ना पफ पैटी स्टाइल का बनेगा। तो उसके ऊपर भी एग वॉश करते हैं तो ब्यूटीफुल फ्लेक्स भी आते हैं एंड कलर भी आता है। तो वही मिमिक करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। मैंने मैदा की स्लरी बनाई है जिससे इसको मैं अच्छे से क्लोज़ कर सकूँ। एग होगा तो उससे तो अपने आप ही थोड़ा सा वो चिपचिपा हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है। इसके बाद राइस शीट ले लेना। एंड मेरी राइस शीट तो टूट भी गई क्योंकि मैंने इतने छोटे बर्तन के अंदर पानी रखा है और इसको मैं पूरा गीला करने की कोशिश कर रही हूँ। देन शानू सेड कि मम्मा आप इसे निकाल लो, बहुत आपको एफर्ट लग रहे हैं। तो फिर मैंने इस वाले बर्तन में से निकाल करके बड़ी वाली थाली में ये डाल लिया था। राइस पेपर शीट मेरी थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी हैं तो इसलिए इसका साइज़ बड़ा बड़ा सा आ रहा है। छोटे वाले साइज़ आप लीजिएगा तो एकदम ही बाइट साइज़ के ये बनेंगे। बाइट साइज़ मतलब जैसे रेगुलर समोसा जैसा बाहर मिलता है। और जैसे आपने स्क्रीन पर देखा, गीला करके राइस शीट को सॉफ्ट कर लीजिए। 2 राइस शीट मैंने ली हैं, 2 से हो रहा है। अगर आपको लगे कि बहुत पतली है, ठीक से नहीं बन रहा, तो आप 3 भी ले सकते हो। 1 मत लीजिएगा वरना क्रिस्प नहीं आएगा। और आप एग लीजिएगा तो और भी क्रिस्पी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर मैदा से भी अच्छी बाइंडिंग एंड क्रिस्पीनेस आ रही थी। तो मैंने 2 आपको शेप बना करके दिखाए हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। आराम से ये लॉक हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं, तो वो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो थोड़ा सा सोल्यूशन बच गया था वो लगा कर मैं इसका जो सरफेस है उसको गीला कर रही हूँ। एंड शानू इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही है थोड़े से सेसमी सीड्स। आप नाइजेला सीड्स भी डाल सकते हो, वो थोड़ा एक प्रोफेशनल वाला लुक आने के लिए कि हाँ कैफ़े स्टाइल का कुछ बना है। और इसके बाद आप इसे बेक कर लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पे 10-20 मिनट जैसे में ये हो जाएगा। ब्राउन ब्राउन दिखने लगेंगे, इतनी देर आपको करना है। ऑल्टरनेटिवली आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हो।
ये जो पफ पैटीज़ है ये 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। मीनवाइल मैंने सोचा गुलगुले तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ। तो लास्ट में इसके अंदर ज़रा सा सोडा मैं मिला रही हूँ, खाने वाला सोडा, तो इससे ये अच्छे फ्लफ़ी बनते हैं। आप नहीं मिलाना चाहते तो मत मिलाइएगा, पर देन ये थोड़े से हैवी एंड डेंस बनते हैं, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा मिला लेना। और उसके बाद थोड़ा सा क्लीन अप करूँगी एंड मैं फिर फटाफट से गुलगुले बनाऊँगी। अब गुलगुले घी में बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसके लिए मैं अप्पे पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हर एक कैविटी में मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है और गुलगुले का मिक्सचर मैं डाल दूँगी एंड इसको पकने तक, अच्छी तरह ब्राउन होने तक, अंदर से पक जाए इतनी देर पका लेंगे। अगर कढ़ाई में मैं घी चढ़ाती ना तो बहुत सारा घी लगता और फिर बाद में वो जो घी बचता उसमें एक ज़्यादा पकने की एक स्मेल सी आ जाती है, वो फिर यूज़ नहीं हो पाता, तो मेरा इतना सारा घी वेस्ट हो जाता। तो मैंने घी बचाने के लिए, एंड देखो घी तो बचा पर गुलगुले भी कितने सुंदर बने ना, सारे गोल गोल, तो इसलिए मैंने अप्पे पैन का इस्तेमाल किया है। लास्ट में बिल्कुल भी घी नहीं बचा था एंड सारे अप्पे एक ही शेप के, एक ही साइज़ के एंड ऑलमोस्ट एक ही कलर के भी बने थे और इतने अच्छे लग रहे थे। मुझे लगता था मुझे ही गुड़ की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट यहाँ मेरी बेटियों को भी गुड़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। थोड़ी सी चाशनी मैंने बचा ली थी जब मैं अप्पे का जो मिक्सचर बना रही थी उसमें, मतलब गुलगुले का, और वो मैंने बचाई थी ये सोच करके कि हस्बैंड जब शाम को घर आएंगे तो आज गुड़ वाली चाय बनाऊंगी। तो जब हम लोगों ने ये खा पी लिया था ना, उसके बाद मैंने पूछा कि चाय पियोगे, तो वो तो हाँ ही बोलते हैं, वो थके होते हैं। तो मैंने पूछा गुड़ वाली चाय, तो सानू खुशी बोला लाइक हाँ मम्मा थोड़ी सी हमारे लिए भी, तो उनको गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। लुक एट दीज गुलगुले कहिए, अप्पे कहिए, जैगरी बॉल्स कह लीजिए, फैंसी, पर बहुत टेस्टी ये बने थे। और ये देखिए ये ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसको निकाल लिया है। थोड़ा मैंने इसमें बटर भी डाला था ऊपर से। अगर आप एग का इस्तेमाल कर रहे हो तो भी ऊपर से हल्का सा बटर और डालना, तो उससे टेस्ट भी, कलर भी एंड क्रिस्प भी इन्हांस हो जाता है। उसके बाद हम लोग तीनों मिलकर देख रहे हैं अटर्नी वू। वी आर वेरी लेट, बहुत साल पुराना हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अभी ही शुरू किया है और तीनों मिलकर देख लेते हैं। बहुत क्लीन सा एंड फील गुड सा सीरीज़ है, तो बस हम लोग वही देख रहे हैं और अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं।